अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कराची के मामलात आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने कहा है कि सिंध से डाकुओं को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। डाकुओं का सरदार कह रहा है कि सिंध से डाकुओं को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ करंट डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया तो हम लाड़काना गए आसिफ जरदारी के पास कंडोलेंस के लिए। तो आसिफ जरदारी मुझे और नवाज शरीफ को अलग कमरे में ले गए और हाथ पांव जोड़ने लगे कि मेरी मदद करो। एक्चुअली पीपल्स पार्टी मेरे हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल्स पार्टी भुट्टो ख़ानदान की थी और भुट्टो की बेटी बेनज़ीर को इसने पता नहीं किस तरह फंसा के इस डाकू ने शादी कर ली थी और फिर उसको मरवा भी दिया। ये तो इंटरनेशनल दुनिया कहती है ना, हम तो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन दुनिया यही कहती है कि इसका बड़ा हाथ था उसमें, बेनज़ीर के मरने में। और मुशर्रफ से बेनज़ीर की जो डील हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि आसिफ जरदारी विल नॉट कम टू पाकिस्तान। उस वक्त पीपल्स पार्टी में, जब से पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी तब से लेके उस वक्त तक, जब तक बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी, पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ा ख़ानदान जो था वो मखदूम ख़ानदान था। मखदूम तालिबुल मौला भुट्टो के साथी थे। मखदूम तालिबुल मौला के सारे बेटे, मखदूम फ़हीमुज़्ज़मा, मखदूम अमीनुज़्ज़मा, मखदूम खलीकुज़्ज़मा, पता नहीं कौन कौन, ये सब जीतते थे इलेक्शन। और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ थी। और मुशर्रफ के पीरियड में बेनज़ीर भुट्टो बाहर चली गई थी तो मखदूम अमीन फ़हीम ही मेन आदमी था पीपल्स पार्टी का, जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा था। और जब बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया तो और इलेक्शन हुए और ज़ाहिर सिंपैथी वोट मिला, जैसे कांग्रेस को राजीव गांधी के मरने पे मिला था, तो जरदारी तो प्रेसिडेंट बन गया। प्राइम मिनिस्टर नेचुरली मखदूम अमीन फ़हीम का नाम था, सबको पता था कि मखदूम अमीन फ़हीम प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन ये आसिफ जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और मखदूम अमीन फ़हीम को खड्डे लाइन लगाया। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें लाड़काना में आसिफ जरदारी अलग कमरे में ले गया और मिन्नतें करने लगा कि ये पीपल्स पार्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मखदूम अमीन फ़हीम इस पर कब्ज़ा कर लेगा और बिलावल अभी छोटा है। तो हम वसीयत का ड्रामा करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने वसीयत की है कि बिलावल भुट्टो मेरे बाद चेयरमैन होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है ना कि मुकेश अंबानी जी का बेटा उनकी बाद चेयरमैन बनेगा, वैसे पॉलिटिकल पार्टी में ये ड्रामा हुआ। सिमिलरिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान इंडिया के इन दो ख़ानदानों की, नेहरू ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान की। और दोनों का अब कोई जायज़ वारिस एज सच इसलिए नहीं है कि सोनिया गांधी 10 साल तक एक डमी प्राइम मिनिस्टर बना के रूल करती रही और यहाँ पे आसिफ जरदारी डमी प्राइम मिनिस्टर्स और डमी उसके ज़रिए पार्टी को चलाता रहा। तो आसिफ जरदारी को फिर वसीयत, सो कॉल्ड वसीयत के उस पर, कि जब तक बिलावल बड़ा होकर संभाल नहीं लेता पीपल्स पार्टी को तब तक आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को चलाएंगे। और ये आज कह रहे हैं कि डाकू ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तुम सबसे बड़े डाकू हो भाई। अजीज दोस्तों, बड़ी बदकिस्मती है कि राहुल गांधी छोटी उम्र से, बचपन में भी जब वो पैदा हुए थे तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की गोद में खेलते थे और फिर बड़े होके वही चाचे और मामे राहुल गांधी के जो पार्टी के अंदर थे वो राहुल गांधी के आगे अदब बना के खड़े होते थे। यही पाकिस्तान में है कि बिलावल भुट्टो जिनकी गोद में खेला था उनका बॉस बना। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। आज भी देखें, शहबाज शरीफ के कज़न के मरने पे पुरसा देने गए तो बिलावल आगे बराबर में आसिफा भुट्टो, जिसका IQ लेवल 0 है, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉलिटिक्स में, कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि वो बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, ठीक है। और इसके बाद आसिफा के बाद बेटी है शहरी रहमान, जो कि इनकी मौसी होती थी।
क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथी थी वो। बिलावल और आसिफा शेरी रहमान की गोद में खेले हैं, वो उनके पीछे अदब बना के चलती है। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा रेंटल, राजा परवेज अशरफ, आसिफ जरदारी ने जब यूसुफ रजा गिलानी को करप्शन पे हटना पड़ा तो इसको बनाया था प्राइम मिनिस्टर। ये राजा रेंटल था, ये रेंटल पावर हाउसेस लाया था और उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए थे, इसका नाम पड़ गया था राजा रेंटल। बिलावल इसकी भी गोद में खेला है। आज अदब बना के ये बिलावल भुट्टो के सामने खड़े होते हैं। अजीज दोस्तों, मैं कराची पे आता हूँ। लाहौर में ये ट्रैकलेस ट्रेन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, पूरा उस पर बड़ा वो है कि देख लो लाहौर की तरक्की। और इसमें जो इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन ऑयल का ठेका है वो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की कंपनी को मिला है। ये न्यूज़ में है, मैं ऑथेंटिक है कि नहीं मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इस पे एतराज़ करता हूँ तो लोग कहते हैं आज जलता है, आज लाहौर की तरक्की से जलता है। मैं जलता नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है, इसलिए कि कराची है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। लाहौर का टैक्स रिटर्न क्या है, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है लाहौर की। कराची की 200 मार्केटें हैं जिसमें से एक मार्केट का टैक्स रिटर्न पूरे लाहौर शहर के टैक्स रिटर्न से ज़्यादा है। लेकिन सारे तरक्की के काम लाहौर में हो रहे हैं, सारा पैसा लाहौर पे लग रहा है। लोग कहते हैं पंजाब, में कहता हूँ पंजाब को भी वो तरक्की नहीं, पंजाब में सिर्फ लाहौर ही लाहौर है। मुल्तान वाले रो रहे हैं, डेरा गाजी खाने वाले रो रहे हैं, सियालकोट का हाल जाके देख लें आप। सिर्फ मोटरवेज पूरे पंजाब में चली हैं, गांव गांव तक मोटरवेज चला दी हैं, लेकिन जो रोड्स नेटवर्क, अब कराची वाले कह रहे हैं यार हमारे पास तो ऐसी रोड ही नहीं है कि ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सके, ट्रैकलेस ट्रेन, कि हमारे पास तो ऐसे रोड नहीं। तो हकीकत है, तो इसका शिकवा हम पंजाबियों से तो कर ही नहीं सकते कि वो तो डाकू हैं, वो तो लूट के पूरे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में गैस नहीं, पंजाब के गांव गांव घर घर में गैस चलती है। इलेक्ट्रिसिटी केपी और पीओके से आ रही है, वहां पे लोड शेडिंग होती है, पंजाब में घर घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है। तो पंजाब वाले तो पूरे पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, हमें उसका शिकवा नहीं। लेकिन वो सिंध का वाली जिसको बनाया गया है पीपल्स पार्टी को 1967 से अब तक, अब आप मुझे ये बताएं कि 48 साल से पीपल्स पार्टी बनी है, तब से सिंध की ठेकेदार है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिंध में ये रूल करती रही है। क्या डिलीवर किया? कराची का मेयर छोड़ें, काउंसलर कोई नहीं बना सकती थी पीपल्स पार्टी कराची से, मेयर पीपल्स पार्टी का आ गया, क्योंकि आज इनकी पूरी सिंध पे ऐसा कब्जा है कि आपको बताया नहीं जा सकता। एक एक सिंधी वडेरा इस वक्त माल बना रहा है। और कराची में चूंकि इनको मुहाजिर चाहिए था, तो ये मुर्तज़ा वहाब, फौजिया वहाब का बेटा है, फौजिया वहाब एक एक्ट्रेस थी, बेनज़ीर भुट्टो ने उसको यूज़ किया पॉलिटिक्स में, एडवाइज़र शेडवाइज़र बनाती रही, क्योंकि औकात तो इनकी भी इलेक्शन जीतने की थी नहीं, वो मरमरा गई। तो इनका बेटा, ये अर्बन जागीरदार हैं ये, लेकिन हमें इनसे भी शिकवा नहीं है। हमें तो शिकवा है जिन्होंने मुहाजिर नाम के ऊपर पॉलिटिक्स की। देखें, ये कहते हैं कि हमें मुहाजिर, हमने अपने आप को मुहाजिर नहीं बोला, हमें पाकिस्तान के पेपरों में मुहाजिर बोला गया। 1951 के सेंसस में सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी और मुहाजिर, ये पाकिस्तान की 5 वो लिखी गई थी। मैं भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता रहा, लेकिन फिर मैं अब सोचता हूं कि 51 में तो प्राइम मिनिस्टर मुहाजिर था, पूरी ब्यूरोक्रेसी मुहाजिरों की थी। तो मुहाजिर नाम आपको मुहाजिरों ने ही दिया ना भाई, वो अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। अब बंटवारे में हिंदुस्तान से जो मुसलमान इधर आए, मोस्ट ऑफ देम कंगले ही थे, बड़े बड़े खानदान भी थे, आदम जी थे, हमारे मेमनों के सारे बड़े बड़े खानदान इधर आए थे, लेकिन लाखों आए थे ना। उनमें से अगर कोई 25, 30, 40, 50, 100 अमीर होंगे,
बाकी सब तो कंगले थे ना जैसे, और जो नहीं थे वो भी लुट गए। जैसे एक मिसाल है कि मेरे फादर, तो हमारे दादा जो थे उनका आड़त का काम था आजक में, गुजरात में। रास्ते में लुट लुटा के आए, कराची में झोंपड़ी में रहना पड़ा। खजूरी बाजार है कराची ली मार्केट के पास, वहाँ पे झोंपड़ी बना के रहे थे। तो ऐसे लाखों खानदान जो कैंपों में रहे थे, वो तो आज जो कुछ लोग बड़ा क्लेम करते हैं ना कि मुहाजिर तो पैसा लेके आए थे, तो एज सच ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग लेके आए थे। तो अजीज दोस्तों, मुहाजिरों की पॉलिटिक्स ये थी कि जब ब्यूरोक्रेसी में मुहाजिर ज़्यादा आ गए थे, आर्मी पंजाबी थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज वर बंगालीज जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे। उनका तोड़ करने के लिए पंजाबी आर्मी ने मुहाजिर ब्यूरोक्रेसी को मिलाया और मुहाजिर पॉलिटिशियंस भी। याद रखें कि 58 के मार्शल लॉ तक जो 11 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, उसमें कई गवर्नमेंट्स बदली हैं, उसमें ज़्यादा मुहाजिर आए थे। मतलब एक तो बंगाली था, हुसैन शहीद सिरवादी, बाकी ये लियाकत अली खान, आई चुंदरीगर, ऐसे कई मुहाजिर भी थे। पॉलिटिक्स में भी टॉप पे थे, असेंबली में काफ़ी मुहाजिर थे। पंजाबी आर्मी के साथ मिलके बंगाली मेजॉरिटी को सप्रेस करने के लिए मुहाजिरों ने पंजाबी आर्मी का साथ दिया था। कसूरवार मुहाजिर है। फिर सबसे बड़ी बात कि आपको धकेला गया, इंडिया से जो भी आ रहा था उसको धकेला गया सिंध की तरफ। जो इंडियन पंजाब से माइग्रेशन हुई मुसलमानों की पाकिस्तानी पंजाब की तरफ, वो तो खप गए ना। सेम जबान, सेम कल्चर, सेम हरकतें, खप गए पंजाब में। मुहाजिरों को बाकी पूरे इंडिया के, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, सबको धकेला गया। कहाँ पे? यूपी, सीपी, बिहार, सिंध। अब आप सिंध में आए हो तो आपकी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी की क्या शातिरपना था कि पंजाबी हमारा पार्टनर है, सिंध पे कब्जा करना है, और उसमें भी कराची हैदराबाद पे। सिंध में 2 बड़े शहर थे, कराची हैदराबाद, वहाँ आके आबाद हो गए। होना तो ये चाहिए था कि आप यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले जो यहाँ के सिंधी हैं जिन्होंने आपको वेलकम किया था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था कि इनको क्यों यहाँ रखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि इन सबको पूरे पाकिस्तान में आबाद किया जाता है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, 50 मतलब बंगाल में तो चलो बिहारी गए थे, थोड़े बहुत दूर था, समझ में आता है। वेस्ट पाकिस्तान में जो आए थे इनको केपी में भी बसाते, आप बलूचिस्तान में भी बसाते। पंजाब सबसे बड़ा था वेस्ट पाकिस्तान में, उसमें बसाते, और सिंध में भी बसाते। लेकिन आपने सबको सिंध में, वो भी 2 शहरों में जमा कर दिया। तो मुहाजिरों ने भी उस वक्त सिंधियों को दबा के रखा। उन्होंने कहा सिंधियों को कंट्रोल में रखो। लेकिन चूंकि सिंधियों का था तो चीफ मिनिस्टर सिंधी जागीरदारी बनता था। जागीरदारों का उस वक्त भी होल्ड था सिंधियों के ऊपर। सिंधी या तो जागीरदार था या कमी था, हारी था, गुलाम था, बाकी उनके ऊपर जागीरदार था। बजाय उसके कि आप उस वक्त जागीरदारों को कमज़ोर करते और आम सिंधी को आगे बढ़ाते, आपने कहा चलने दो ऐसे ही, हम शहरों पे कब्जा करके बैठे हैं। किस पे भरोसा किया? जैसे आज पाकिस्तान का आसिम मुनीर ट्रंप पे भरोसा कर रहा है, ऐसे मुहाजिरों ने पंजाबी फौज पे भरोसा किया। पंजाबी फौज ने जब 71 के बाद ईस्ट पाकिस्तान चला गया तो अब इनको कहाँ ज़रूरत थी भाई मुहाजिरों की। इन्होंने कहा ये तो सियाणे हैं साले, ये तो बहुत डेढ़ होशियार बनते हैं, ये हमारे लिए ख़तरा है, अब इनको फारिग करो। कैसे करें? ले आए अयूब खान के नाजायज़ औलाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उसने आके जो मुहाजिरों का फिर किया तो रोना धोना शुरू मुहाजिर कि कोटा सिस्टम लगाया। भुट्टो ने कोटा सिस्टम लगाया कि चूंकि सिंध के लोग, सिंधी जो हैं वो लोअर लेवल पे हैं सोशली, एजुकेशन वाइज और बाकी चीज़ों में, और मुहाजिर पढ़े लिखे और हाई हैं, तो कोटा कर दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और जॉब्स पे कि सिंधियों का कोटा 60% और मुहाजिरों का 40 और इस तरह। लेकिन ज़ाहिर है फिर ये सिस्टम चलते नहीं है, जो सरकार की होती है वही चलती है। तो भुट्टो की सरकार थी, भुट्टो का कज़न
मुमताज़ अली भुट्टो चीफ मिनिस्टर था, उसने कोटा सिस्टम 10 साल के लिए लगाया, जियाउल हक ने 10 साल के लिए बढ़ा दिया, बढ़ता गया, आज तक बढ़ता आया है। एमक्यूएम जो बनी थी उसका मेन पॉइंट ही कोटा सिस्टम था। एमक्यूएम 15 बार हुकूमत में रही, कोटा सिस्टम नहीं खत्म कराया। एमक्यूएम मुशर्रफ के दौर में इतनी पावरफुल थी कि सिंध में एक डमी सिंधी चीफ मिनिस्टर अरबाम रहीम को बनाया गया था, क्योंकि मजबूरी थी कि सिंधी चीफ मिनिस्टर चाहिए, लेकिन सारी मिनिस्ट्रियां तो एमक्यूएम वालों के पास थी। आपने उस वक्त भी कोटा सिस्टम नहीं खत्म कराया। मुशर्रफ भी मुहाजिर था, प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज भी मुहाजिर था, सिंध पे भी सारे मुहाजिर बैठे थे, कराची हैदराबाद वगैरह के सारे मेयर मुहाजिर थे, लेकिन लूट मार में लगे एमक्यूएम के सारे लोग। बेचारा एक लीडर अल्ताफ हुसैन, उसको तो 92 से पाकिस्तान से निकाल दिया था, वो लंदन में बैठे थे। उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती ही उन मोहरों के ऊपर थी जो आज आर्मी की गोद में बैठे हैं, जो बसों में बैठ के एमक्यूएम के ऑफिस आते थे, वो अब 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, बम प्रूफ गाड़ियां, 50-50 करोड़ के इनके बंगले हैं, और सबके पास बाहर नेशनलिटियां हैं, बीवियां बैठी हुई हैं। वो फैसल सब्जवारी है, उसने अपनी बीवी को ह्यूस्टन में रखा, अमेरिका में बिजनेस कर रही है बीवी। अभी पिछले दिनों एक्सीडेंट भी कर दिया था गाड़ी का। खुद यहाँ पे मिनिस्टर बना हुआ है, सेनेटर बना हुआ है, और एक न्यूज़ एंकर से शादी कर ली दूसरी। तकरीबन की 2-2 बीवियां हैं, 3-3 बीवियां हैं, और 15-15 गर्लफ्रेंड हैं। मोहल्ले की कोई लड़की नहीं छोड़ी। अब गवर्नर सिंध, जिसकी एंट्री बैन थी एमक्यूएम में अल्ताफ हुसैन के होते, 2016 में अल्ताफ हुसैन को फारिग कराया। सारे एमक्यूएम के मेले, ये रजा हारून, ये खुद बता रहा है, अल्ताफ भाई कायदे तहरीक से कम बात नहीं करता था। 2016 में जब इसकी करप्शन की फाइलें निकाली, ये तो ब्रिटिश नेशनल था ना, भाग गया था, लेकिन फिर इसके भाई भांजे भतीजे रिश्तेदारों की करप्शन की फाइलें निकाली तो झुक गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जैसे मुझे भी आपको बताया ही था कि ऑफर हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो यहाँ पे, अल्ताफ हुसैन रॉ एजेंट है, ये वो। हमने कहा जो अच्छा, हकीकत भी है कि मैं झूठ बोल नहीं सकता। एक मिसाल है अल्ताफ भाई का, मुझे पता होता कि ये रॉ एजेंट हैं या इंडिया से पैसा आता है या फलान ढमकान, तो चलो फिर मैं कॉन्फ्रेंस करने पे सोचता भी। जब एक चीज़ का पता नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने मना कर दिया। एक्सेप्ट कर लेता तो आज वापस में पाकिस्तान भी जा सकता था, मुझे भी शायद किसी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में या इधर उधर कोई मिनिस्ट्री भी मिल जाती, बाल बना रहा होता, इधर मेरी प्रॉपर्टियाँ होती, मेरे किराए खा रहा होता, मेरे बच्चों को बैंक लोन ले के ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन लोगों ने की। ये रजा हारून अब पीपल्स पार्टी में चला गया है। पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2016 में की थी कि अल्ताफ हुसैन तो रोज़ शाम को इसका क्या शराब वराब पीता है और ये वो, इसने तो अब पीपल्स पार्टी में इसकी औकात ये है कि देख लो, ये जो 2 मुहाजिर गए हैं पीपल्स पार्टी में, इनको ज़मीन पे बिठाया हुआ है, सारे मेले चमेले सारे खड़े हैं। सईद गनी जो खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, ये मेरे इलाके का यूसी नाजिम था पीपल्स पार्टी की तरफ से। मेरे इलाके में जमशेद टाउन में 13 यूसियाँ थीं, यूनियन काउंसिल। एक यूनियन काउंसिल में 13 काउंसलर होते थे और एक टाउन में 13 यूसियाँ थी हमारे। तो ये एक यूसी यूनियन काउंसिल का काउंसलर या जो कह लें आप, मेरे पंगे होते थे इसके और मेरे खूब पंगे होते थे। एक बार ये गुड्डू बिहारी करके था, एक पीपल्स पार्टी का गुंडा, ये 4 गाड़ियों में मुझे ढूंढ रहे थे मारने के लिए। फिर सिटी डिप्टी मेयर नसरीन जलील ने हमारा फैसला करवाया था, क्योंकि मैं इनकी चलने नहीं दे रहा था। ये पार्कों पे कब्जा किया हुआ था, नालों के ऊपर मार्केटें बना के किराए खा रहे थे, और पता नहीं क्या क्या इनके गलत कार्य थी। अब ये मिनिस्टर और मुसलसल 17 साल से, लेकिन मुहाजिर को ज़मीन पे बिठाया हुआ है। टीवी प्रोग्रामों में रजा हारून को भेजा जाता है, क्योंकि बोलना इसको बहुत आता है। जबकि आज ये बीबी की बात कर रहा है, बेनज़ीर भुट्टो की, जबकि मुझे याद है कि हम जिनीवा के लिए एक बुकलेट बनाते थे। जब भी हम जिनीवा सेशन में जाते थे तो एक बुकलेट बना के बताते थे कि आर्मी कितना जुल्म कर रही है। तो बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 95 में हमने एक बुकलेट बनाई
तो कवर पे हमें एक आर्मी जनरल की पिक्चर लगानी थी और एक बेनज़ीर भुट्टो की। तो मैंने वो बुकलेट इसी ने तैयार की थी, रज़ा ने। लंदन में ये एमक्यूएम का कंप्यूटर का सारा देखता था, तो बुकलेट बनाई थी इसने। तो कवर की पिक्चर के लिए जो बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर थी, तो इसने कहा नहीं नहीं, ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर ज़रा अच्छी लग रही है, इसमें ये स्टेट्स पर्सन लग रही है, अच्छी लग रही है, ऐसी तस्वीर लाओ जिसमें ये बुरी बदसूरत लगे। तो मुंह खुला हुआ करके इसने ढूंढ के एक पिक्चर लगाई थी। ये आज पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो का दलाल बना हुआ है। पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि जो अल्ताफ़ हुसैन का नहीं हो सका, जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाया था। जब मैं मेयर बन के गया था तो ये अभी लंदन में ही था। तो इसका भाई मेरे से मिलने आया था और मुझे कहता है कि आप मुझे अपना कोऑर्डिनेटर बना दें। मैंने कहा नहीं भाई, कोऑर्डिनेटर का मतलब मुझे पता था कि मेरे नाम पे सारे गलत काम करने। मैंने कहा नहीं भाई। फिर मेरे पास लेके आया कई माल बनाने के धंधे, मैंने धक्के मार के निकाल दिया, उसको खुंदक थी। फिर ये मिनिस्टर बना 2008 में, आईटी मिनिस्टर। जो गंदबाजियां की, और इसकी क्या क्या बातें हैं, ऐसे सबकी क्या क्या बातें हैं। ये माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूला कभी ना कबूल था और कभी आएंगा भी ऐसा कोई फार्मूला हमारे लिए काबिले कबूल नहीं होगा। जरा मतलब आप ये देखें कि ये हैदर अब्बास रिजवी, मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो भी आर्मी की गोद में बैठा है। हमें बैठ के, मैं न्यूयॉर्क गया था 97 में कॉन्फ्रेंस में, तो ये उस वक्त न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था। हमें पार्टी के ऐसे भाषण और ऐसे कि मैं हैरान होता हूं आज इनकी गिरगिट की तरह जो इन्होंने रंग बदले हैं। एक ये है बाबर गौरी, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर था फेडरल पूरे पाकिस्तान का। ग्वादर पोर्ट इसके ज़माने में बनी। कराची पोर्ट पे अमेरिका के उस वक्त हथियार आते थे, नेटो के कंटेनर आते थे, अफगानिस्तान पे जो हमला हुआ था उसके लिए। 2002 से ये मिनिस्टर था। वो हथियारों के कई कंटेनर गायब करके इसने भेज दिया। नेटो ने शिकायत की थी। इतना माल बनाया कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जैसे ही 2016 आया, भाग के ह्यूस्टन अमेरिका, पहले ही सेटिंग सबने की हुई होती है। ह्यूस्टन अमेरिका, बिजनेस प्रॉपर्टियां खूब। अब अभी जो आसिम मुनीर ने अमेरिका में जो प्रोग्राम में तकरीर की थी ना कि आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा दूंगा, उस प्रोग्राम में ये बाबर गौरी भी बैठा था और सारी आईएसआई उसके साथ थी। अब ये कराची में एक नया खेल शुरू किया जा रहा है। वापस मरी हुई एमक्यूएम के जो लोग हैं ना, उनको जिंदा किया जा रहा है। ऐसे में ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी, हम भारतीयों को बताना चाहते हैं कि ये शहर कराची, जिसमें 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है इस शहर कराची में, अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में भी जाएंगे। फिर 40 लाख जवानों का कैसे मुकाबला करोगे फारूक भाई, अनिल भाई? हमें एमक्यू में बताया जाता रहा है इसके बारे में, जब हम लंदन में बातचीत होती थी, कि ये स्मगलर है, डाकू है, चोर है, कैरेक्टरलेस है। तो ऐसे ही कैरेक्टरलेस को गवर्नर बनाया जाता है ना। सिंध गवर्नर हाउस है ना, उसमें 200 से ज्यादा तो खाली नौकर हैं। कई 100 एकड़ के ऊपर जमीन फैले गवर्नर हाउस की फैली हुई है। कई सुपर क्लास गाड़ियां इसको बनाया हुआ है। और इसकी हरकतें, और इसने एक चीज सीखी है बिलावल भुट्टो से, कि जब तक मोदी को और इंडिया को गालियां देते रहोगे, आर्मी की गुड बुक्स में रहोगे, या हर जुमले में इंडिया इंडिया इंडिया। अभी स्कूटर पे दिखावा करने के लिए निकला था
तो कहता है कराची में 40 लाख स्कूटर हैं, मोदी सुधर जाओ नहीं तो ये 40 लाख आ जाएंगे तुम पे हमला करने के लिए। अगर ये इतने काबिल होते हैं ना तुम्हारे कराची के मुहाजिर, ये इस काबिल होते हैं ना तो ये अपने शहर को ही पहले आज़ाद करा लेते। तुम लोग जिस सिंध के नहीं हो सके, जिस सिंध ने तुम्हें पनाह दी, तुम लोग और किसी के क्या होगी? तुम लोग बेगैरत माल बनाने वाले हो। इसकी आप हरकतें देखें। अभी इसने 14 अगस्त के नाम पे इतने बड़े बड़े फंक्शन कराए इसने, मतलब 5 लाख तो झंडे का ऑर्डर दिया है, अपनी जेब से दिया है क्या? कंसर्ट कराए अली जफर के, उसके आम आदमी कराची में भूखा मर रहा है साला। तुम्हें शर्म भी आती है कि नहीं? तुम मुझे ये बताओ कामरान टिसोड़ी, तुम्हारी औकात क्या है? अजीज दोस्तों, बहुत लंबी दास्तान है। कराची में एमक्यूएम जिस एजेंडे पे बनी थी ना, उसका एक भी पॉइंट एमक्यूएम पूरा नहीं कर सकी। अल्ताफ हुसैन को तो 92 से भगा दिया था, बाकी जो थे वो आते थे लंदन। मुझे याद है 97 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और इलेक्शन हुए तो वही कराची अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट पड़ा और सब एमक्यूएम के थे। तो चीफ सेक्रेटरी सिंध जब 92 में एमक्यूएम पे ऑपरेशन शुरू हुआ था तो चीफ सेक्रेटरी सिंध सरदार अहमद था। वो रिटायर होके 97 में एमक्यूएम की टिकट से इलेक्शन पे खड़ा होता है और फिर जीतने के बाद आया अल्ताफ भाई के पास लंदन। मैं भी उस मीटिंग में था कि नवाज शरीफ हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाह रहा है। और मैंने कहा खड़े होके, ये रजा वजा सब मौजूद थे, सालों को सबको पता है, मैंने खड़े होके कहा था कि अल्ताफ भाई ये गलत है। 92 से हम पे इतना ऑपरेशन होता रहा और आज हम फिर गवर्नमेंट में चले जाएं, हमें हमारी शर्त रखनी चाहिए। कोई शराइत नहीं, बस नवाज शरीफ का साथ देना है। सरदार अहमद साहब लेके आए थे। तो फारूक सत्तार जिसने आज तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है ना एमक्यूएम में, सारी टॉप की मिनिस्ट्रियाँ, कराची का मेयर भी रहा है, सीनियर मिनिस्टर भी रहा है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन, हमेशा आज भी लूटपाट कर रहा है। फारूक सत्तार ने खड़े होकर कहा कि आरिफ भाई आप तो यहाँ रहते हो बेल्जियम में, वहाँ ऑपरेशन में सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, वी वांट रिलीफ पीरियड, टाइम टू ब्रीथ कौम को इस वक्त। और ऐसी जज्बाती तकरीर, तो जितने अब अल्ताफ भाई भी थोड़ा डेमोक्रेसी पे तो वो सबको बिठा के मेजोरिटी का जो फैसला, मेजोरिटी कराची वाले थे, सबको पता था कि हमें मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी। वसीम अख्तर को मिनिस्ट्री मिली, तो आदिल सिद्दीकी, तो रऊफ सिद्दीकी, तो ये सारे जिन्होंने कोई खास कुर्बानी नहीं दी थी, लेकिन इलेक्शन में जीत गए थे ना एमक्यूएम के नाम पे, अल्ताफ हुसैन के नाम पे, अब उनको मिनिस्ट्रियाँ नजर आ रही थी। वैसे भाषण दिए, 2 आदमी थे जो अपोजिशन में थे, एक मैं था और एक और थे। फैसला हो गया, हुकूमत में गए, 6-7 महीने नवाज शरीफ का काम हो गया, मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर बन गया, गवर्नमेंट मजबूत हो गई, फिर ऑपरेशन शुरू, फिर भागे। तो एमक्यूएम के जो मकसद थे वो तो पूरे हुए नहीं। शुरू के जो मुहाजिर थे उन्होंने आपको सिंधियों से अलग रखा। अगर उस वक्त आप लोगों ने सिंधियों के साथ मिलके सिंध का सोचते, लेकिन उस वक्त आपके जहन में भूत चढ़ा हुआ था, इंडिया से आए थे आप लोग, आपके जहन में एरोगेंस था कि हमने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया है, तुम्हारी औकात थी तुम लोग पाकिस्तान बनाते। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट।